student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SPS Law College, Sriganganagar. Today we are going to start next topic of the international law and human rights, that is recognition. Most important concept under the international law is recognition, मान्यता. देखिए, कोई भी देश तब तक एक नेशन नहीं बनता है, कंट्री नहीं बनता है, जब तक कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है बाकी रिकॉग्नाइज्ड कंट्री से. तो अगर कोई एक स्टेट है जिसके पास वो सारे फीचर हैं स्टेटहुड बनने के, लाइक टेरिटरी है, उसके पास पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी भी है, लेकिन जब तक उसको इंटरनेशनल लेवल पे बाकी कंट्रीज से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा तब तक वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन पाता है. तो कोई देश अगर आज़ाद होता है तो उसके बाद सभी कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइजेशन देती हैं. ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री अपने आप को कैसे आगे फ्यूचर में लेके जाएगी. अमेरिका जैसी कंट्री का सोचना ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हो तो वहाँ पे वो एकदम से उसको मान्यता दे देते हैं. लेकिन कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो तानाशाही को एक्सेप्ट करती हैं, डिक्टेटरशिप को. कुछ कंट्री ऐसी हैं जो साम्यवाद को, लाइक चाइना और रशिया, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं. तो इन देशों को अमेरिका फिर रिकॉग्नाइजेशन कम देता है या फिर बहुत ही टाइम के बाद इनको देता है या कई बार देता भी नहीं है. तो रिकॉग्नाइजेशन जो है हर एक कंट्री से मिलने चाहिए. अगर उस कंट्री को जो कि अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर वो बाकी देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ करना चाहता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहता है, तो उसको उस स्टेट से पहले रिकॉग्नाइजेशन मिलना ज़रूरी है. तो इसलिए रिकॉग्नाइजेशन का, मान्यता का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल लॉ में. तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, डी फैक्टो एंड डी जो रिकॉग्नाइजेशन क्या होते हैं, और एक बार अगर एक कंट्री को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स जो है उसको होते हैं. Recognition has an important place in the international law. This is known as the important subject of international, बहुत important subject है international law का. By the recognition only the state is accepted as a member of the international community. Recognition मिलने के बाद ही उस state को एक international community का status जो है मिलता है. Nowadays recognition occupies much important. आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है. देखिए डेफिनेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, तो ओपेनहम क्या बोलते हैं? In recognizing a new state as a member of the international community, the existing state declare that there is opinion in the new states fulfill the conditions of the statehood required by the international law. तो recognizing state, जब किसी नए स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे मेंबर बनाया जाता है, तो एग्जिस्टिंग स्टेट जिसको पहले से रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है वो ये डिक्लेयर करती है कि ये जो न्यू स्टेट जो है जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, इसके पास वो सारे एलिमेंट हैं स्टेटहुड के, और ये इंटरनेशनल लॉ में जितने भी स्टेटहुड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए वो सारे इसके पास अवेलेबल हैं. वो स्टेटहुड के लिए वो 4 चीज़ें होना जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है: टेरिटरी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन एंड सॉवरेनिटी. तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज स्टेट है वो ये डिक्लेयर करती है कि जिस न्यू स्टेट को हम रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटहुड बनने के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी पूरी करता है. प्रोफेसर शहवाजनबर्गर के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजेशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली बाय प्रोसीजर डेवलप बाय इंटरनेशनल लॉ. तो रिकॉग्नाइजेशन का जो तरीका है वो इंटरनेशनल लॉ में प्रोसीजर उसका बताया गया है, बाय विच द स्टेट हैव एक्सेप्टेड द नेगेटिव सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर्स, नेगेटिव sovereignty of each and other and are willing to develop their legal relationship on the basis of natural relations. तो यहाँ पे स्टेट जो है एक्सेप्ट करती हैं दोनों देशों को और एक दूसरे से लीगल रिलेशन बनाने के लिए भी तैयार है. ऐसे है फिलिप्स सी जेसप के अकॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजेशन टू सच फंक्शन इज अ स्टेट बाय विच शी एक्सेप्ट दैट एनी पॉलिटिकल यूनिट कंटेन द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द नेशनलिटी. जहाँ पे एक स्टेट ये डिक्लेयर कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि दूसरी स्टेट के पास वो सारे नेशनलिटी के बेसिक एलिमेंट हैं. तो इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन क्या है, जहाँ पे आप किसी दूसरे देश की नेशनलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट जो है बन सकता है. तो कैल्सन हैज़, देखिए कैल्सन ने यहाँ पे बहुत अच्छा बोला हो, कैल्सन हैज़ मैंशन्ड 4 इसेंशियल एलिमेंट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन टू बी गिवन एज ए स्टेट. 4 बेसिक एलिमेंट होने चाहिए, वही सारे एलिमेंट हैं जो कि स्टेटहुड के लिए होने चाहिए. कौन है? इट मस्ट बी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज, ये पॉलिटिकल यूनिट वहाँ पे उस देश में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, अपना पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए. मस्ट कंट्रोल ओवर द फिक्स्ड लैंड पे उनका कंट्रोल होना चाहिए. कंट्रोल शुड बी इफेक्टिव, कंट्रोल जो इफेक्टिव होना चाहिए और परमानेंट बेसिस पे होना चाहिए.
और बाकी बाहरी स्टेट को उस पर इंटरफेरेंस ना हो, मतलब कि सॉवरेनिटी भी उनके पास हो। तो अगर ये चार चीज़ें हैं तो ये माना जाता है कि किसी स्टेट के पास स्टेटहुड आ गई है और इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्नाइजेशन जो है दे दी जाती है। टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, डी फैक्टो एंड डी जियो रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन। सबसे पहले किसी भी देश को जब मान्यता दी जाती है तो उसके दो प्रोसीजर हैं। दो प्रोसीजर यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले उसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है और आफ्टर सम टाइम फिर उसको डी जियो रिकॉग्नाइजेशन दे दी जाती है। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन के साथ उस देश के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें स्टेटहुड की सारी चीज़ें आ गई हैं और थोड़ा टाइम तक ये नोटिस किया जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या उनको वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उनको लगता है कि वो इंटरनेशनल लेवल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सकता है, तो तब जाके फिर डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन जो दी जाती है। तो सबसे पहले डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन होती है, उसके बाद डी जियो रिकॉग्नाइजेशन होती है। As has already been said that any state is not given de jure recognition, सबसे पहले de jure recognition नहीं दी जाती है। In the beginning she is given a de facto recognition and de jure recognition afterward. According to Professor Shahbaz Agar, this happens like because, तो सबसे पहले डी जियो रिकॉग्नाइजेशन क्यों दी जाती है, सॉरी डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन क्यों दी जाती है, डी जियो रिकॉग्नाइजेशन क्यों नहीं दी जाती, इसके कारण क्या हैं शहबाज़ बर्गर यहाँ पे बताते हैं। इट इज़ डाउटफुल वेदर द स्टेट टू होम रिकॉग्नाइजेशन इज गिवन इज़ अ परमानेंट और नॉट। जब कंट्री को, एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज कंट्री को ये डाउट हो कि वो अभी एक परमानेंट कंट्री है या नहीं है, उसको डाउट है वेदर द सेड स्टेट इज़ कॉम्पिटेंट टू बेयर द इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री की, क्या वो उनको निभा सकता है या नहीं निभा सकता, ये भी डाउट है। वेदर द सेड स्टेट इज़ रेडी टू सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम, अपने देश की जो बेसिक प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है। स्टेटहुड के सारे एलिमेंट आने के बाद भी अगर कोई कंट्री किसी को ये रिकॉग्नाइजेशन देना चाहती है तो वो सबसे पहले डी फैक्टो को देखेगी, क्योंकि उसका वेट करेगी, क्योंकि उसको ये डाउट है कि क्या वो एक परमानेंट कंट्री बनेगी, क्या इंटरनेशनल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी, क्या अपने देश के लोगों की जो बेसिक नीड्स को पूरा करेगी या नहीं करेगी। इन केस ऑफ डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन इट इज़ टेस्टेड वेदर द सेड स्टेट इज होम रिकॉग्नाइजेशन इज प्रपोज टू बी गिवन एज अ डिजर्विंग स्टेट। तो ये टेस्ट किया जाता है इस पीरियड के दौरान जब डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है कि क्या वो एक डिजर्विंग स्टेट है भी या नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते। तो ओपेनहम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनी स्टेट इज़ गिवन डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन व्हेन द सेड स्टेट इज़ फ्री स्टेट, जब वो फ्री स्टेट हो, इंजॉय कंट्रोल ऑफ द फिक्स लैंड बट शी इज़ नॉट इंजॉइंग द स्टेबिलिटी इन डिजर्व लेवल, लेकिन अभी तक वो स्टेबिलिटी जो उस कंट्री में नहीं आई है तभी, और ना ही वो इंटरनेशनल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी तक निभा पा रहा है, तो फिर उसको थोड़ी सी जो पक्की रिकॉग्नाइजेशन जो है, ये डी जो रिकॉग्नाइजेशन है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तब तक उसको मिल जाती है डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन। एग्जाम्पल आपके पास देखिए, रशिया को कभी भी यूनाइटेड नेशन ने जो है एक्सेप्टेंस रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी। इसका कारण यही था कि अमेरिका को ये लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाएगा, कमिटमेंट जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे उनको निभा नहीं पाएगा, क्योंकि रशिया एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, और जब डेमोक्रेसी नहीं होती है तो स्टेट जो है अपने लोगों के टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है और वो कुछ भी कर सकती है। वैसे ही चाइना को, अमेरिका ने चाइना को कभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी थी। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, एक कम्युनिस्ट कंट्री को सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन हमारे ही देश भारत ने दी थी। हालांकि हम सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन चाइना ने जब कम्युनिस्ट को अपनाया तो सबसे पहले सपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन देने वाले भी हम ही थे। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइज इज कंडीशनल एंड प्रोविजनल, ये प्रोविजनल रिकॉग्नाइजेशन होती है। इफ़ द स्टेट टू whom द डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन इज बीइंग गिवन इज नॉट एबल टू फुलफिल द कंडीशन, अगर जिस कंट्री को डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी गई है वो सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो कंडीशनल होती है और रिकॉग्नाइजेशन वापस भी विड्रॉल भी की जाती है। ठीक है जी, अब आता है आपके पास डी जियो रिकॉग्नाइजेशन। तो डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन शुरुआती तौर पे डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, ये प्रोविजनल होती है, टेम्पररी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस होती है। ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या वो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर पाएगा, बेसिक नीड्स उस कंट्री की पूरी हो पाएंगी, क्या उस कंट्री में स्टेबिलिटी आ पाएगी, ये चीज़ों को कंसिडर करने के बाद, थोड़ा टाइम लेने के बाद ही फिर डी जो दी जाती है। तब जब डी जो रिकॉग्नाइजेशन तब दे दी जाती है, उसके बाद उसको वापस विड्रॉल भी नहीं किया जा सकता। अब उस देश को फाइनली मान्यता जो है मिल चुकी होती है।
On the basis of analysis of the de facto recognition, it is clear that the de jure recognition is given after the de facto recognition. तो de facto के बाद ही de jure दी जाती है, क्योंकि ये permanent recognition होती है। De jure recognition given at the time when it is certain that the state to which the de jure recognition is given contain all the element of nationality and the state is able to fulfill the responsibility of the international law. तो de facto रिकोगनाइजेशन जिस कंट्री को मिला होता है उसी को डी जो रिकोगनाइजेशन मिलता है, और डी जो रिकोगनाइजेशन जब कोई कंट्री देती है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब उसके पास नेशनलिटी के सारे वो एलिमेंट हैं और इंटरनेशनल लेवल पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेयर करने के लिए तैयार है और वो डिज़र्व करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए। H.A. स्मिथ 3 इसेंशियल कंडीशन बताता है डी जो रिकोगनाइजेशन की। एक तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डी फैक्टो में नहीं थी, नॉर्मल सपोर्ट ऑफ पब्लिक होना चाहिए, और कॉम्पिटेंस टू बेयर द इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जो कि डी फैक्टो में भी नहीं था। तो अगर ये तीनों चीज़ें वो कंट्री कर लेती है तो उसके बाद उसको रिकोगनाइजेशन जो है मिल जाती है। फिलिप मार्शल ब्राउन भी बताते हैं दैट द सेड इंटेंशन शुड बी डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली डिक्लेयर करना चाहिए कि हम इस कंट्री को रिकोगनाइजेशन देते हैं। द विलिंगनेस एक्सप्रेस टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल रिलेशनशिप, और उस जो एग्जिस्टिंग रिकोगनाइज कंट्री है वो अपनी विलिंगनेस शो करे कि इस कंट्री के साथ हम पॉलिटिकल रिलेशन जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास डी जो रिकोगनाइजेशन, तो डी जो रिकोगनाइजेशन जो होती है वो कंडीशनल नहीं होती है, परमानेंट होती है, और इसको विड्रॉल भी नहीं किया जाता है। तो एक बार आपने रिकोगनाइजेशन दे दी तो फिर वो फाइनल रिकोगनाइजेशन बन जाती है जब आप डी जो रिकोगनाइजेशन देते हैं। लेकिन डी फैक्टो को आप विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशनल होती है और इसमें वहाँ कुछ कंडीशंस को जो फुलफिल करना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन द डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन एंड डी जो रिकोगनाइजेशन, तो फ़र्क क्या है? तो डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन इज़ कंडीशनल प्रोविजनल, लेकिन डी जो होती है वो फाइनल होती है। इफ़ द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर कंसर्न स्टेट जो है जिसको डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन दी जा रही है वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसकी रिकोगनाइजेशन वापस ले ली जाती है। डी जो रिकोगनाइजेशन जो है वो विड्रॉ नहीं होती है। डी जो रिकोगनाइजेशन फाइनल होती है और कंप्लीट होती है। टू मेंटेन द रिलेशनशिप इज़ नॉट नेसेसरी, डी जो रिकोगनाइजेशन जब दी जाती है तो उस देश का जिस कंट्री को रिकोगनाइजेशन दी जा रही है उसके साथ कोई रिलेशन मेंटेन करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब एक बार डी जो रिकोगनाइजेशन दे दी जाती है तो उसके बाद उसके साथ पॉलिटिकल रिलेशन बनाने की भी एक्सप्रेस कंडीशन वहाँ पे होती है। डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप, तो डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन फर्स्ट स्टेप है रिकोगनाइजेशन का, डी जो है वो फाइनल स्टेप है। तो ये यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है कि वो कंडीशनल होती है, प्रोविजनल होती है, लेकिन डी जो फाइनल होती है। अगर वहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन वापस हो सकती है, लेकिन डी जो रिकोगनाइजेशन एक बार दे दी जाए तो वो वापस नहीं होती है। डी फैक्टो में कोई रिलेशन मेंटेन करना जरूरी नहीं है उस कंट्री के साथ जो कि उसको रिकोगनाइजेशन दे रही है, लेकिन डी जो रिकोगनाइजेशन तब हो जाती है तो फिर पॉलिटिकल रिलेशन भी वहाँ पे बनाए जाते हैं। डी फैक्टो रिकोगनाइजेशन फर्स्ट स्टेप है, डी जो फाइनल स्टेप है यहाँ पे। कैल्सन के अकॉर्डिंग डी जो रिकोगनाइजेशन फाइनल वे डी जो de facto recognition in term and can be withdrawn। इसके अलावा आपके पास और बड़े केस हैं, देखिए विलियम बी बिशप एंड कैल्सन, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डी फैक्टो एंड डी जो रिकोगनाइजेशन, द डिफरेंस इज पॉलिटिकल एज नॉट लीगल। तो ये एक पॉलिटिकल डिफरेंस है, लीगल डिफरेंस जो है नहीं है। अब कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं जब किसी कंट्री को एक रिकोगनाइजेशन मिल जाता है तो उसके बड़े पॉजिटिव जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है उस कंट्री के लिए होते हैं। जैसे कि द स्टेट गेटिंग रिकोगनाइज कैन इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो जब किसी देश को रिकोगनाइजेशन मिल जाती है एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी, एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको एक स्टेट कंट्री का दर्जा जो मिल जाता है तो वो उस कंट्री के साथ, जिस कंट्री ने उसको जो है रिकोगनाइजेशन दी है उसके साथ वो पॉलिटिकल रिलेशन जो है और कमर्शियल रिलेशन जो है उनको मेंटेन कर सकता है। लेकिन जिसको रिकोगनाइजेशन नहीं होती है, डी जोर होती है, उसके साथ ऐसे रिलेशन नहीं बनते हैं। द रिकोगनाइज स्टेट कैन इंस्टीट्यूट अ सूट इन द कोर्ट ऑफ स्टेट ग्रांटिंग रिकोगनाइजेशन बट द स्टेट डज नॉट गेट रिकोगनाइजेशन कैन डू इट। तो जिस देश को रिकोगनाइजेशन मिल चुकी है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अपने डिस्प्यूट से रिलेटेड केस फाइल कर सकता है, और इसके अलावा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई केस जो है कोर्ट में फाइल कर सकता है। अनरिकोगनाइज स्टेट ऐसा नहीं कर सकती हैं। The representatives of the organized state are entitled to enjoy the diplomatic and political communities in the territories of the state granting such recognition। तो जिस स्टेट ने उनको रिकोगनाइजेशन दी है वो उस स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बना सकते हैं, अपने एम्बेसडर्स जो है इसके अलावा
एम्बेसडर भेज सकते हैं, एनवॉय भेज सकते हैं, चीफ कमिश्नर्स जो है वहाँ पे भेजे जा सकते हैं। द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स कैन एग्जीक्यूट ट्रीटी एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो रिकॉग्नाइज स्टेट होती है वो जिस कंट्री ने उनको रिकॉग्नाइजेशन दी होती है उसके साथ किसी तरीके के ट्रीटी समझौते जो है वो कर सकती हैं, लेकिन अनरिकॉग्नाइज स्टेट ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो ये फ़ायदा है आपके पास रिकॉग्नाइजेशन का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।